नमस्कार साथियों, मैं शिवांक यादव। स्वागत है आपका धर्मस्य मूलम अर्थ सीरीज के चौथे एपिसोड में। इस एपिसोड को देखने से पहले अगर आपने धर्मस्य मूलम अर्थ सीरीज के पिछले 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो कृपया पहले उनको जाकर देख लें, ताकि आपको इस एपिसोड को समझने में कोई दिक्कत ना आए। पिछले तीनों एपिसोडों का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अभी तक के प्रकरणों में हमने यह देखा था कि किस तरह सोनार जादुई तरीके से अपने पास रखे सोना चांदी से 9 गुना ज्यादा पर्ची जनता में घुमा देता था, और फिर कैसे उन सोनारों के ही परिवार के लोगों ने पूरी दुनिया में फैलकर सारा सोना चांदी अपने पास जमा कर लिया, और धीरे धीरे कैसे उन्हीं सोनारों ने आज की बैंकिंग प्रणाली की नींव रखी, और कैसे एक देश के अंदर पैसा बनाया जाता है। आज के एपिसोड में हम ये समझेंगे कि आखिर ये मंदी क्या है, क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, और क्या बेरोजगारी, भूखमरी और लालच भगवान की देन है या फिर इस व्यवस्था की। तो चलिए शुरुआत करते हैं चौथे एपिसोड की। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि देश में घूम रहे कुल पैसे का 5 से 10% पैसा रिजर्व बैंक बनाता है, जो कि नोटों और सिक्कों के रूप में आपको दिखाई देता है। बाकी का 90 से 95% पैसा कमर्शियल बैंक आपके खातों में लिखकर बनाते हैं। बैंकों के इस प्रकार काम करने की प्रक्रिया शायद आपको किसी जादू से कम नहीं लग रही होगी, और इसीलिए आप में से बहुत से लोगों को इस पर यकीन भी नहीं आता होगा। लेकिन अगर हम आपको क्रेडिट कार्ड के काम करने की प्रक्रिया बताएं तो आपको इस पर यकीन जरूर आ जाएगा। जब भी आप क्रेडिट कार्ड की मदद से कहीं पर भी खरीदारी करते हैं तो कार्ड स्वैप करने के बाद दुकानदार आपको एक पर्ची देता है, जिस पर आपको अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। आपके हस्ताक्षर करने के बाद दुकानदार उसे अपने मर्चेंट अकाउंट में जमा कर देता है। इसके बाद यह पर्ची उस क्रेडिट कार्ड कंपनी को भेज दी जाती है जिस कंपनी का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया गया है। क्रेडिट कार्ड कंपनी ऐसे ही अनेकों पर्चियों के बंडल बनाकर उस बैंक के पास उन्हें भेज देती हैं जिस बैंक में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति का अकाउंट है। बैंक आपके द्वारा हस्ताक्षर की गई पर्ची को अपने पास रखकर आपके पास एक स्टेटमेंट भेज देता है जिसका आपको भुगतान करना होता है। अब इस पूरी प्रक्रिया को जरा ध्यान से समझते हैं। शुरुआत में खरीदारी करते समय जिस पर्ची पर आपने हस्ताक्षर किया था, असल में वह एक वायदा होता है जिस पर यह लिखा होता है कि मैं वायदा करता हूँ कि ऊपर लिखी हुई राशि को चुका दूंगा। आपके हस्ताक्षर किए हुए इस वायदे को बैंक अपने पास रखता है और उसे अपनी संपत्ति दिखाकर आपसे इस संपत्ति के बदले पैसे मांग लेता है। इस पूरी प्रक्रिया में बैंक ने कहीं भी आपको अपनी जेब से या अपने जमा खातों में से कोई पैसा नहीं दिया, बल्कि आपके हस्ताक्षर किए हुए वायदे को ही अपने पास रखकर आपसे पैसा ऐसे मांग लिया जैसे बैंक ने ही खर्च करने के लिए आपको पैसे दिए हों। बस ये छोटी सी चालाकी दिखाकर बैंक आपको बेवकूफ बना देता है। जब आप किसी को कर्ज देते हैं तो आपकी संपत्ति घट जाती है, लेकिन जब बैंक किसी को कर्ज देते हैं तो उनकी संपत्ति बढ़ जाती है। बैंकों के इस प्रकार 9 गुना ज्यादा पैसा छापने से देश के अंदर महंगाई आती है। आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए ये कुर्ता जो मैंने पहना है आज ये 100 रुपए का आता है, और अब बैंकों ने नया पैसा कर्ज पर बनाकर देश के अंदर बांट दिया, जिसकी वजह से देश के अंदर पैसे की मात्रा 10% बढ़ गई। तो अब यह कुर्ता 110 रुपए का मिलेगा। बैंक हमारी ही जेब से मूल्य चुराकर कर्ज का पैसा देते हैं। इस चोरी को महंगाई कहते हैं। हर साल बैंक हमारे ही पैसे को हमें ही कर्ज पर देकर ब्याज और महंगाई से लाखों करोड़ों रुपया लूट लेते हैं। महंगाई इसी बैंकिंग प्रणाली का नतीजा है। किसी भी व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए या किसी भी दल की सरकार आ जाए, इस व्यवस्था को बिना बदले महंगाई को काबू में नहीं लाया जा सकता। अमेरिका, साल 1968। एक अदालत के अंदर कार्रवाई चल रही है। कटघरे में एक और डेली नाम का एक व्यक्ति है और दूसरी ओर एक बहुत बड़े बैंक के मालिक जेपी मॉर्गन खड़े हैं। अदालत के अंदर कार्रवाई इस बात पर चल रही है कि डेली ने घर बनाने के लिए बैंक से $14,000 का होम लोन लिया और फिर उसे यह कहकर देने से मना कर दिया कि बैंक ने तो उसे कोई असली पैसे दिए ही नहीं।
कोर्ट में मौजूद सभी लोगों को डेली की ये दलील बकवास लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ी तो बैंक के मालिक जेपी मॉर्गन ने यह माना कि बैंक तो लोन के पैसे हवा में से बनाता है। जेपी मॉर्गन की इस बात को सुनकर न्यायाधीश मार्टिन मोहने चौंक गए और बोले, यह मामला मुझे धोखाधड़ी का लग रहा है, और फैसला डेली के हक में सुना दिया। अदालत में यह फैसला सुनने के बाद मार्टिन मोहने ने खुद बैंकिंग व्यवस्था का विश्लेषण किया और पूरी बैंकिंग व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की। अगर मार्टिन मोहने की बात जनता तक पहुंच जाती तो सभी अपना कर्ज देने से मना कर देते और ये बैंकिंग व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता। अदालत की उस कार्रवाई के 6 महीने बाद रहस्यमयी ढंग से जहर की वजह से मार्टिन मोहने मृत पाए गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि किस तरह केंद्रीय बैंक भारत सरकार से मिले हुए 1000 रुपए के बॉन्ड को कमर्शियल बैंकों को 1000 रुपए में बेच देता है, और इस प्रक्रिया को ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है। देश के केंद्रीय बैंक का एक बहुत महत्वपूर्ण काम यह होता है कि देश के अंदर के पैसे की मात्रा को नियंत्रित करना, जिसे वह ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अलावा 2 और महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के माध्यम से करता है। सबसे पहला तो ब्याज दरें या रिजर्व रेशियो घटाकर, और दूसरा ब्याज दरें या रिजर्व रेशियो बढ़ाकर। हम यह बात जानते हैं कि अर्थशास्त्र के भारी भरकम शब्द सुनकर आपको लगता होगा कि हम ये सब कैसे समझें, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये शब्द सुनने में जितने मुश्किल लगते हैं असलियत में उतने ही आसान हैं। जैसे कि रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो का पूरा नाम कैश रिजर्व रेशियो होता है। जैसा कि इसका नाम दर्शाता ही है कि कैश रिजर्व में रखने का रेशियो या दर। कैश रिजर्व रेशियो वह दर होता है जिस दर पे देश के सभी व्यावसायिक बैंकों को अपने पास जमा सभी खाता धारकों के कुल पैसे का कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रिजर्व रखवाना होता है। जैसे कि अगर रिजर्व बैंक ने देश के अंदर CRR 8% तय कर दिया तो देश के सभी बैंकों को अपने पास जमा पैसे का कुल 8% रिजर्व बैंक के पास रखवाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि अब आपको CRR का अर्थ समझ आ गया होगा। तो चलिए वापस लौटते हैं केंद्रीय बैंक के पैसे को नियंत्रित करने की प्रक्रिया पर। सबसे पहली प्रक्रिया ब्याज दरें या कैश रिजर्व रेशियो को घटाकर। जब केंद्रीय बैंक ब्याज दरें या कैश रिजर्व रेशियो को घटा देता है तो उसकी वजह से देश के सभी बैंकों को अब कर्ज बांटने पर वसूलने वाली ब्याज दर कम करनी पड़ती है, और कैश रिजर्व रेशियो के कम होने से अब बैंकों को अपने पास जमा पैसे का हिस्सा रिजर्व बैंक के पास पहले से थोड़ा कम रखवाना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि कर्ज सस्ता होने की वजह से देश में लोग ज्यादा कर्ज लेते हैं, और कैश रिजर्व रेशियो कम होने की वजह से बैंक ज्यादा कर्ज बांट भी पाते हैं। इस वजह से पैसे की मात्रा बढ़ जाती है और ज्यादा पैसा होने से महंगाई का दौर आता है। इस सब के बीच बैंक ब्याज से, लोगों से और सस्ते पैसे की वजह से निवेश करके खूब कमाते हैं। अब आते हैं केंद्रीय बैंक के द्वारा पैसे को नियंत्रित करने की दूसरी प्रक्रिया पर, ब्याज दरें या रिजर्व रेशियो को बढ़ाकर। पैसे की मात्रा बढ़ जाने से देश के अंदर जब महंगाई बढ़ी होती है तो महंगाई कम करने का वादा देकर केंद्रीय बैंक ब्याज दरें या रिजर्व रेशियो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लोग बैंकों से कर्जा लेना बंद कर देते हैं और देश में एकाएक पैसे का अकाल पड़ जाता है। समाज में कम पैसा होने की वजह से मंदी का दौर आता है, जिसमें बैंक वाले लोगों के धन माल संपत्ति को कौड़ियों के भाव खरीदकर भोली भाली जनता को लूटते हैं। 1934 में फेडरल रिजर्व बैंक के प्रबंधक रहे रॉबर्ट एच हेमफिल बताते हैं कि हम कॉमर्शियल बैंकों पर पूरी तरह से निर्भर हैं। हम में से किसी न किसी को हर हाल में नकद या क्रेडिट में डॉलर उधार लेने पड़ते हैं। अगर बैंक पर्याप्त मात्रा में पैसे बनाते हैं तो हम समृद्ध हो जाते हैं, यदि नहीं तो हम भूखे मरते हैं। 1941 में फेडरल रिजर्व बोर्ड के अध्यक्ष रहे मैरिनर एक्लिस बताते हैं कि अगर हमारी पैसे की व्यवस्था में कर्ज नहीं होगा तो देश में एक भी पैसा नहीं होगा, क्योंकि पैसा ही कर्ज है और कर्ज ही पैसा है। आजकल अखबार, टीवी और इंटरनेट पर आप मंदी शब्द जरूर सुन रहे होंगे, क्योंकि देश के अंदर भयंकर मंदी आई हुई है। लेकिन कोई भी देश के अंदर ये नहीं बता पा रहा है कि मंदी आने का असली कारण क्या होता है।
इसीलिए आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिरकार ये मंदी होती क्या है और ये आती कैसे है। जब बैंक पैसे की कमी कर देते हैं तो बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग घट जाती है। वस्तुएं भी होती हैं और लोगों को उनकी जरूरत भी होती है, पर पैसा ना होने से लोग उन्हें खरीद नहीं पाते। बिक्री ना होने से हर किसी का काम धंधा ठप पड़ जाता है। इससे लाखों लोगों की नौकरी चली जाती है। पढ़े लिखे होने पर भी युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। इसमें वे या तो अपने आप को या भगवान को दोषी ठहराने लगते हैं। करोड़ों मजदूरों को भी काम नहीं मिलता क्योंकि धंधे में मंदी की वजह से काम देने वालों के पास भी पैसा कम हो जाता है। पैसे के अभाव में देश में खाना होते हुए भी रोटी तक नसीब नहीं होती। करोड़ों लोग रोज भूखे सोते हैं और इससे होने वाले कुपोषण से और बीमारियों से हर रोज हजारों बच्चे मर जाते हैं। खाने की मांग में कमी होने से किसान की फसलें, फलों और सब्जियों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। मजबूरी में किसान अपनी जमीन बेच देता है। उद्योगपति अपना उद्योग सस्ते में बेचने को मजबूर हो जाता है। 50,000 तनख्वाह मिलने की आशा रखने वाला पढ़ा लिखा युवा 5,000 में कोई भी रोजगार करने पर मजबूर हो जाता है। मजदूर सस्ते से सस्ते मेहनताने पर काम करने को मजबूर हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उड़ीसा के कालाहांडी में एक माँ अपने छोटे से बच्चे को 20 रुपए में बेचने पर मजबूर हो जाती है। कुल मिलाकर हर कोई बर्बाद हो जाता है। इस सीरीज के आज के एपिसोड में आपको ये पता लगेगा कि हमने इस सीरीज का नाम धर्मस्य मूलम अर्थः ही क्यों रखा। आज आपको ये पता लगेगा कि हमारे पूर्वजों ने धर्म के मूल में अर्थ को स्थान क्यों दिया था। आज की बैंकिंग व्यवस्था सिर्फ मूल पैसा बनाती है लेकिन ब्याज नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये ब्याज कहां से आए। इसे समझने के लिए आइए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि एक देश में केवल 100 लोग रहते हैं जिनके ऊपर एक सरकार और उन लोगों के बीच में लेन देन के लिए एक बैंक भी है जो सरकार और जनता को पैसे छाप कर देगा। बैंक ने सरकार को जनता में खर्च करने के लिए 10,000 रुपए दिए और सरकार से ये वायदा लिखवा लिया कि 1 साल बाद सरकार इन 10,000 रुपए को 10% ब्याज के हिसाब से 11,000 करके लौटा देगी। ठीक इसी गणना के साथ बैंक ने देश के 100 लोगों को 100-100 रुपए कर्ज दे दिया। इस तरह जनता और सरकार का कुल कर्ज मिलाकर 20,000 रुपए हुआ और जनता और सरकार को 10% ब्याज के हिसाब से 1 साल बाद कुल मिलाकर 22,000 रुपए वापस बैंक को लौटाने हैं। यह गणित देखने में तो बहुत सामान्य सा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो सरकार और जनता जिंदगी भर बैंक को 22,000 रुपए वापस नहीं लौटा पाएंगे, क्योंकि बैंक ने जब पैसे छापे ही 20,000 हैं और बैंक ने वापस मांग लिए हैं 22,000 रुपए, तो ब्याज के अतिरिक्त 2,000 रुपए कहां से आए। यह प्रक्रिया कुर्सी के उस खेल की तरह है जिसमें कुर्सी कम होती है और खेलने वाले व्यक्ति ज्यादा। ताली बजने पर सब लोगों को कुर्सी पर बैठना होता है, परंतु कुर्सी कम होने की वजह से सब लोग उन पर नहीं बैठ पाते। किसी एक को हमेशा खड़ा रहना ही होता है। यह खेल हमेशा चलता ही रहता है। उसी तरह उन 100 लोगों में से भी जो लोग थोड़े से चालाक होंगे, किसी सामने वाले से पैसा निकलवाना जानते होंगे, वह लोग अपने 100 रुपए को 110 बनाकर बैंक को लौटा देंगे। लेकिन जो लोग चालाकी नहीं जानते, वे कर्ज के तले दबते चले जाएंगे। कुछ बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि प्रेम, युद्ध और कंपटीशन के अंदर हर चीज जायज है। यह व्यवस्था मनुष्य के अंदर कंपटीशन पैदा करती है। इसीलिए पूरा समाज पागल होकर अपना धर्म और कर्तव्य भूलकर केवल एक ही चीज में लगा हुआ है, अधिक से अधिक पैसा कमाने में। सब लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया है, व्यक्ति बहुत लालची हो गया है, लोग बहुत बुरे हो गए हैं, अब इसे सुधारा नहीं जा सकता। कुछ लोग हार मान लेते हैं तो वहीं कुछ समाज सेवी और संत महात्मा यह समझाने में लगे हुए हैं कि संग्रह मत करो। कुछ लोग इस अभियान में लगे हुए हैं कि अगर पूंजीपति अपना सारा धन गरीबों में बांट दे तो गरीबी खत्म हो जाएगी। पर सच्चाई तो यह है कि अगर इस व्यवस्था में व्यक्ति संग्रह ना करे तो उसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देता है।
व्यक्ति संग्रह इसलिए नहीं करता क्योंकि संग्रह करना उसे अच्छा लगता है। व्यक्ति संग्रह इसलिए करता है क्योंकि इस व्यवस्था में भविष्य को लेकर उसे भय लगता है। संग्रह के मूल में आनंद नहीं है, संग्रह के मूल में भय है। और अगर सभी पूंजीपति अपना सारा धन गरीबों में बांट भी दे तो पैसा तो कर्ज ही है और ब्याज तो फिर भी लौटाना है। हर कोई अपने वर्ग के शोषण का कारण किसी दूसरे वर्ग को ठहरा देता है। मजदूर व्यापारी को दोष देते हैं, व्यापारी मजदूर को दोष देते हैं, किसान किसी और को दोष देते हैं कि वह हमें लूट रहे हैं। पर सच्चाई तो यह है कि इस व्यवस्था के चक्रव्यूह में हर कोई लूट रहा है और लूटने वाला कोई और ही है जिसे सत्संग और प्रवचनों के द्वारा सही नहीं किया जा सकता। यूरो सिस्टम के निर्माण में सहायक रहे बर्नार्ड लिएटर लिखते हैं कि लालच और प्रतिस्पर्धा अपरिवर्तनीय मानव स्वभाव की वजह से नहीं है, बल्कि लालच और कमी का डर लगातार बनाया जाता है, जो हमारे द्वारा प्रयोग किए जा रहे पैसे का एक सीधा परिणाम है। सबको खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन की तुलना में हम अधिक उत्पादन कर सकते हैं और दुनिया में हर किसी के लिए पर्याप्त काम निश्चित रूप से है, लेकिन इन सभी को भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। कमी हमारी राष्ट्रीय मुद्राओं में है। वास्तव में केंद्रीय बैंकों का काम ही है कि मुद्रा की कमी करे और कमी को बनाए रखे। इसका सीधा परिणाम यह है कि हमें जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ना पड़ता है। इस व्यवस्था में जो ईमानदार लोग किसी को लूट या फिर मार नहीं सकते, उनके पास इस व्यवस्था से समझौता करना या फिर आत्महत्या करने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचता। इस व्यवस्था में ईमानदारी के लिए कोई स्थान नहीं है। इस वजह से हजारों नौजवान निराश होकर आत्महत्या कर लेते हैं। इस व्यवस्था में सबके लिए जगह नहीं है। बैंकों द्वारा पैदा की गई पैसे की आर्टिफिशियल कमी, गरीबी और कंपटीशन लोगों को लूट, हत्या, धोखाधड़ी और आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं। हर साल भारत में 15,000 किसान आत्महत्या करते हैं और पूरे विश्व में 8 लाख आत्महत्याओं में से 1,35,000 यानी कि 17% आत्महत्याएं भारत में ही होती हैं। एक समाज के अंदर मांस खाने के लिए जानवरों को मारना मना था, तो कुछ लोग एक कढ़ाई के अंदर गर्म तेल करके उसके ऊपर एक पतला सा फट्टा रख देते थे और उस फट्टे के ऊपर बकरी को चढ़ा दिया जाता था। दोनों ओर से फट्टे को बंद भी कर दिया जाता था। कुछ देर बाद बकरी अपने आप उस तेल के अंदर गिर के मर जाती थी। अब ये आत्महत्या है या फिर हत्या, इसका निर्णय तो आप स्वयं करें, लेकिन हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार हम सबको जीने का अधिकार है और ये व्यवस्था मौलिक मानवीय अधिकार का उल्लंघन है। किसानों की आत्महत्या के पीछे बैंक है जिनको भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंड मिलना चाहिए। पूरा जीवन हम उस पैसे का ब्याज भरने के लिए काम करते रहते हैं जो बैंकों का है ही नहीं और जो कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। ये तो एक तरीके की बंधुआ मजदूरी है जो कि संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है और हमारे मूलभूत अधिकार का भी हनन है। आइए एक नजर देश के 2019-20 के बजट पर भी डाल लेते हैं। सरकार ने टैक्स के रूप में 21,63,423 करोड़ रुपए एकत्रित किए, जिसमें से उसने 6,56,046 करोड़ रुपए राज्यों को उनके हिस्से के रूप में दे दिए। टैक्स के एकत्रित किए हुए 15,04,587 करोड़ रुपए में अगर हम 3,45,513 करोड़ भी जोड़ दें तो सरकार की कुल आमदनी 18,50,100 करोड़ रुपए हो जाती है। इस आय में से सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसारण इत्यादि और आर्थिक सेवाएं जैसे कृषि, उद्योग, विद्युत, परिवहन, संचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी इत्यादि जैसे देश के जन कल्याण के कार्यों में मात्र 3,65,671 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि उससे ज्यादा 6,25,105 करोड़ रुपए बैंकों को सौंप दिए। साल 2019-20 के बजट में 18,50,100 करोड़ की आय में से भारत सरकार ने 6,25,105 करोड़ यानी कि 33.787% ब्याज के रूप में चुकाया है। अगर सरकार अपना पैसा खुद बनाती तो एक भी रुपया ब्याज के रूप में नहीं देना पड़ता। राज्य सरकारों का भी लगभग इतना ही पैसा कर्ज के रूप में चले जाता है। आपका दिया हुआ पेट्रोल, डीजल और छोटे मोटे टैक्स का पैसा इस तरीके से सरकार बैंकों को सौंप देती है। हमारे देश से लूटे जा रहे धन का अगर हम एक मोटा मोटा हिसाब लगाना चाहें तो भारत सरकार से लगभग 6,25,105 करोड़ रुपए बैंकों ने लूटा। राज्य सरकारों से भी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए लूट लिया गया।
जनता से ब्याज के रूप में वसूला गया पैसा लगभग 5 लाख करोड़ रुपए हुआ और डॉलर की वजह से जो हमारे संसाधनों की लूट होती है वह लगभग 12 लाख करोड़ रुपए हुआ, जिसका सीधा सीधा यह मतलब है कि हमारे देश से हर साल लगभग 26 लाख करोड़ रुपए लूट लिया जाता है। धीरे धीरे हमारी सारी संपत्ति का अधिकांश भाग लूट लिया गया है। किसी समय पे 100 रुपए का अर्थ था 100 तोला यानी कि 1 किलो चांदी, लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो चांदी का मूल्य है 50,000 रुपए और अगर हम 100 में 50,000 का भाग दें तो हमारे पास आता है 0.002 ग्राम चांदी और अगर हम इसे प्रतिशत में परिवर्तित करना चाहते हैं तो हमें इसके अंदर 100 को गुणा करना होगा, जिसके बाद हमें मिलता है 0.2%, यानी कि 0.2% ही हमारे पास असली धन है। बाकी का 99.98% धन लूट लिया गया है। साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। धर्मस्य मूलम अर्थः के अगले एपिसोड में हम आपको यह बताएंगे कि इन बैंकर्स ने पूरी दुनिया के ऊपर अपना कब्जा कैसे जमा लिया, और इस विषय में ज्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो को जरूर देखें और एक बात का जरूर ध्यान रखें कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि यह सच्चाई सिर्फ आप तक ना रहे और भी लोगों तक पहुंचे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।